हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के जो निर्धारित कवि हैं काव्य वीथी से उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहले जो होगा थ्योरी क्लास होगा और इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में 1850 ईस्वी में और देहावसान 1885 ईस्वी में हुआ है। कवि परिचय एक दृष्टि में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कवि का परिचय है देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास और उनका जन्म हुआ है सन 1850 ईस्वी में, काशी में जन्म हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है? तो 1850 ईस्वी में हुआ है, काशी में। शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और वह स्वाध्याय के माध्यम से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए हैं। कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये इनके संपादन किए हुए पत्रिका है। तो वह किस चीज़ का संपादन क्या है? कवि वचन, सुधा, इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और एक मैगजीन था हरिश्चंद्र चंद्रिका, इनका संपादन क्या है। लेखन विधा की बात करें तो कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता पर इन्होंने अपनी लेखन विधा किया है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा जो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली शैली और मुक्त रचनाकार थे। भाषा शैली पे ब्रज भाषा पे लिखते थे एवं खड़ी बोली में और मुक्त शैली पर वो अपनी लेखन कार्य करते थे। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना इनके प्रमुख रचनाएं हैं। निधन 1850 ईस्वी में हुआ है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु को आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु को जो आधुनिक हिंदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु को। भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के काल इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष काल था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में अमीचंद का काफ़ी सम्मान था और जो अमीचंद जो थे उसका जो सम्मान था नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में काफ़ी सम्मान था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ब्रज भाषा में गिरिधर दास नाम से लिखते थे और भारतेंदु के जो पिता थे गोपाल चंद्र वह ब्रज भाषा में गिरिधर दास नाम से लिखते थे। घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बहुत कम उम्र में संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू के जानकार हो चुके थे। इन सारे भाषाओं के जानकार हो चुके थे। क्या क्या है? तो संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उर्दू के जानकार हो चुके थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में मुन्नी देवी से विवाह, यात्रा करने के बड़ी शौकीन थे और जो है 13 वर्ष की उम्र में उनकी जो विवाह मुन्नी देवी से हो जाती है और यात्रा करने के वे बड़े शौकीन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जहाँ भी गए वहाँ के साहित्य और सांस्कृतिक निधियों को समेटने का काम किया। साहित्य के कई रूपों का विकास भारतेंदु और उनके समय में हुआ है। साहित्य का जो कई रूप का विकास कब हुआ है? तो भारतेंदु और जो भारतेंदु युग है उसमें हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कवि सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और स्त्रियों के लिए बाल बोधिनी पत्रों का प्रकाशन पत्रकार के रूप में भारतेंदु की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इनकी उपलब्धि क्या क्या है? तब देख सकते हैं कि कवि सुधा पे कार्य किया 1868 में और हरिश्चंद्र मैगजीन भी निकाला 1873 ईस्वी में और स्त्रियों के लिए बाल बोधिनी पत्रों का प्रकाशन पत्रकार के रूप में भारतेंदु की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सामाजिक संगठन में भी सक्रिय रहे और वह जो है सामाजिक संगठन में भी सक्रिय रहे हैं। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए संगठन बनाया। यहाँ से भगवत भक्ति तोषिनी नाम की पत्रिका निकलती थी। इसके बाद जो भगवत तोषिनी नाम की पत्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाला गया है। उनका नाट्य साहित्य 3 भागों में विभक्त है। उनका जो नाटक साहित्य कितने भागों में विभक्त है आपको याद रखना है, 3 भागों में विभक्त है। मौलिक और अपूर्ण विद्या सुंदर 1865 ईस्वी, संस्कृत से अनुदित पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी और भारत जननी 1870 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस जो है उसका जो 1878 ईस्वी में अनुवाद किया है।
इत्यादि शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है एक शेक्सपियर के नाटक है का अनुवाद अपूर्ण रह गया। और इसका जो अपूर्ण रह गया है, कौन सा नाटक है जो अपूर्ण अनुवाद जो है अपूर्ण रह गया है नाटक, जो शेक्सपियर का विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका जो अनुवाद अपूर्ण रह गया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका अनुवाद कर रहे थे लेकिन वह अपूर्ण रह गया। तो एग्जाम पर पूछ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा जो नाटक है अपूर्ण रह गया है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है। अपूर्ण रह गया जिसे रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। इनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा न भवती 1873 प्रहसन, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी और श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका जो है, भारत दुर्दशा 1800 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी प्रहसन प्रमुख है और ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी और सती प्रताप 1883 ईस्वी नाटक पूर्ण नहीं हो सके हैं, और ये भी नाटक जो है पूर्ण नहीं हो सके हैं। तो सती प्रताप 1883 ईस्वी का नाटक जो है पूर्ण नहीं हो सका है। प्रेम जोगिनी, दो आपको याद रखना है कि दो जो है पूर्ण नहीं हो सका है, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप, ये नाटक पूर्ण नहीं हो सके हैं। और प्रेम जोगिनी का जो प्रकाशन है 1875 ईस्वी और सती प्रताप 1883 ईस्वी में लिखने कार्य प्रारंभ किया है। जीवन परिचय की बात करें तो युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ है, काशी में हुआ है। और कब हुआ है, तो 1850 ईस्वी में। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही यह माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा का साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय यह विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और यह ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। 1850 ईस्वी में किसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया है। और उनका जो स्वर्गवास हो गया है 35 वर्ष की अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया है 1850 ईस्वी में। साहित्यिक परिचय की बात करें तो भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बांग्ला के कौन सा नाटक है जिसका अनुवाद किया है, तो विद्या सुंदर का अनुवाद किया है। और विद्या सुंदर जो है यह एक बांग्ला नाटक था जिनका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किए हैं। उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सकारात्मक सोच की कहानी। सन 1868 ईस्वी, अब भारतेंदु की जो सकारात्मक सोच है उसकी कहानी देख लेते हैं कि सन 1868 ईस्वी भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया और इस 1868 ईस्वी में वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया और 1873 ईस्वी में दूसरी जो पत्रिका था हरिश्चंद्र मैगजीन इनका संपादन प्रारंभ किया। आँखों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है।
भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्तांत आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इसके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों में सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है यानी हरिश्चंद्र, उन्हें भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया है? तो 1880 ईस्वी में। कृतियाँ की बात करें तो अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। नाटक क्या है? तो भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। मौलिक नाटक में क्या है और अनुदित नाटक क्या है, इन देख लेते हैं। तो मौलिक नाटक में जो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विस्मय विषमोधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगिनी। और सती प्रताप तथा प्रेम जोगिनी इनके जो है मौलिक नाटक हैं। अब इनके अनुदित नाटक क्या क्या हैं? तो मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूरी मंजरी, धनंजय विजय, ये इनके अनुदित नाटक है। निबंध संग्रह की बात करें तो भारतेंदु का जो निबंध संग्रह है सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण और लीलावती भारतेंदु के निबंध संग्रह है। इतिहास की बात करें तो कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति, ये इनके इतिहास पर आधारित पुस्तकें हैं। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, भारतेंदु की 2 यात्राएं का वर्णन किया गया है। तो क्या है? सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। भाषा शैली की बात करें तो भारतेंदु जी की जो भाषा है तो भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतीय जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। भारतेंदु जी गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव हैं। भारतेंदु जी की जो गद्य शैली है कैसी है? तो व्यवस्थित और सजीव हैं। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उनमें जटिलता के स्थान पर प्रभाव देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने अग्रलिखित शैलियों का उपयोग किया है। तो भारतेंदु जी का जो क्या क्या शैली है देख लेते हैं। तो उन्होंने वर्णनात्मक शैली अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया है? तो अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में वाक्यों, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग मौलिकता है। विवरणात्मक शैली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कभी तो पूर्ण आभा से मंडित है। भावात्मक शैली, भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी, साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें इनके भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। विचारात्मक शैली, वैष्णवता और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। इस शैली पर आधारित रचनाओं में उनके विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। व्यंग्यात्मक शैली की बात करें तो भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र तत्र व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। तो भारतेंदु की रचनाएं में जो है व्यंग्य का भी दर्शन कहाँ पर होता है? तो उनके द्वारा रचित निबंध और नाटक आदि में यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ व्यंग्यात्मक शैली का भी दर्शन होता है। हास्य शैली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य शैली में भी रचनाएं की है। हास्य शैली में लिखी गई उनकी रचनाओं में अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा ना भवती उल्लेखनीय है। तो उनकी जो 2 हास्य रचनाएं हैं तो एक है अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा ना भवती है के निबंधों में भी यत्र तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र में शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली एवं
कथा शैली आदि में निबंधों की रचना की है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनकस युग निर्माता, जनक या युग निर्माता कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक या युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टि, युगष्ठता, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है और भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टि, युगष्ठता, युग जागरण के दूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है और एक युग पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर थ्योरी क्लास यहीं तक था। अब हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे सवालों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हमारा पहला सवाल है कि भारतेंदु का जन्म कब हुआ है। तो भारतेंदु का जन्म हुआ है 1850 ईस्वी में। भारतेंदु कुल 35 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो 1850 में उनका जन्म हुआ है और 1885 में उनकी देहावसान हुआ है। भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ है। तो भारतेंदु का जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भारतेंदु की मृत्यु, फ्रेंड्स यहाँ पर तो थ्योरी क्लास में करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर साधारण सी बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा और आपको सोच लेना है, मन पे टिक करना है आंसर की क्या आंसर हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ है। तो वाराणसी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतेंदु की मृत्यु कब हुई है। तो भारतेंदु की मृत्यु हुई है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1850 ईस्वी में। भारतेंदु की मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक है भारतेंदु। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतेंदु को जाना जाता है। भारतेंदु जी किसके शौकीन थे। यहाँ पर जी होता तो भारतेंदु जी जो है किसके शौकीन थे। तो यात्रा करने के वह शौकीन थे। छठा सवाल है भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन सी थी। तो कवि सुधा। भारतेंदु जी द्वारा संपादित पहली पत्रिका कवि सुधा थी। भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की है। तो स्त्रियों के लिए संपादित की है बाल बोधिनी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बाल बोधिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधिनी। 6 पेपर सी दिया हुआ है बाल बोधिनी। तो 7 नंबर सवाल था कि भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की है। तो बाल बोधिनी पत्रिका संपादित की है। हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है। हिंदी साहित्य में प्रथम उद्घोषक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु। हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाले कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कविता कामनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुठों से निकालने वाले कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको ये पॉइंट को याद रखना है फ्रेंड्स। आप तो ये सोच रहे होंगे कि सब आंसर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो रहा है, तो उनकी जो पंक्तियां हैं या उनके द्वारा संपादित कार्य है उन्हें याद रखना है कि कविता कामनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुठों से निकालने वाले कौन है। तो भारतेंदु है, इसे याद रखना है, पंक्तियों को याद रखना है। कविता को जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया। ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा था ब्रज भाषा। वह ब्रज भाषा में अधिकतर लेखन कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी, ब्रज भाषा। भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना कैसी रचना है। तो सवैया एवं कवित। भारतेंदु जी जो है रचना की है, उनकी रचना है सवैया एवं कवित है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिय का संबोधन किसके लिए है। ये जो पंक्तियां हैं कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिय का संबोधन जो है किसके लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के लिए। भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है। तो भारतेंदु जी की जो रचना है भारत दुर्दशा, यह है नाटक है। भारत दुर्दशा एक नाटक है। भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति
क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय प्रवृत्ति। भारतेंदु की जो प्रवृत्ति रही है काव्य की, वह राष्ट्रीय प्रवृत्ति की रही है। भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा क्या है? तो काव्य की आत्मा जो है रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रस। भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3। भारतेंदु जी के जो साहित्य है इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। इनके नाट्य साहित्य के भागों में विभक्त सही नाम को चुनें। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि अनुदित, मौलिक और अपूर्ण, सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक, वैदिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय, या कहानी, नाटक एवं उपन्यास। तो इनका जो नाट्य साहित्य के भाग में जो सही नाम क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण है, क्योंकि वह बहुत सारे साहित्य की रचना अनुदित की हैं, फिर कुछ मौलिक है और कुछ अपूर्ण भी हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। इनके अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया है? इनका जो अधूरा अनुवाद रह गया है तो क्या है जिसे पूरा किया गया है, किस जोड़ी ने पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास। रामाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने इनके जो अधूरे अनुवाद है इन्हें पूरा किया है। भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार हो चुके थे? तो भारतेंदु जी जो है 11 भाषा के जानकार हो चुके थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 भाषा। भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? भारतेंदु जी का जो विवाह है कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो 13 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष। हिंदी गद्य विधा का स्वरूप, हिंदी गद्य विधा का स्वरूप निर्धारण किसने किया है? तो हिंदी गद्य विधा का स्वरूप का जो निर्धारण किया है तो भारतेंदु जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी? तो भारतेंदु जी जो है किस भाषा को अपनाने की सुविधा दी है? तो व्यवहारिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। आधुनिक काल का जनक लेखक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का जो अन्य नाम है वह है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? यानी भारतेंदु मंडल युग के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो है भारतेंदु मंडल युग के लेखक हैं। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? तो 35 वर्षों का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्षों का। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत हरण जो है, भारत हरण यह भारतेंदु की कृति नहीं है, जबकि अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, इनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हमारा अगला सवाल है 31वां सवाल। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव यानी गध कहा है? तो भारत दुर्दशा में। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति जो है क्या नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता, यह भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण और श्रृंगारिकता यह भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है। हिंदी नई चाल में ढली किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु। हिंदी नई चाल में ढली यह युक्ति किसकी है? तो भारतेंदु की युक्ति है। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है स्त्री शिक्षा के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधिनी। बाल बोधिनी पत्रिका को निकाली है। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक क्या है? तो भारतेंदु जी का जो मौलिक नाटक है तो अंधेर नगरी है, यह उनकी मौलिक नाटक है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक की बात करें तो यह कहा गया है भारतेंदु को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारतेंदु। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो प्रेम फुलवारी जो है भारतेंदु की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारतेंदु। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया है? भारतेंदु जी कुल कितने जो है काव्य कृतियों का सृजन किया है? तो 70 काव्य का सृजन किया है। अगला सवाल है, पै धन विदेश चली जात यह अति खारिज।
यहाँ पर शायद फ्रेंड्स कुछ छूट गया है कुछ लाइन। यहाँ पर कह रहा है कि पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वाहिश होता शायद, तो ख्वाहिश, तो इसका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतेंदु की जो कविता की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं, किन्हें जो है द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को जो है द्वितीय भारतेंदु कहते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक जो उपन्यास है इनके लेखक कौन है? तो श्रीधराम फुल्लौरी। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर श्रीधराम फुल्लौरी, आप बी देख सकते हैं कि श्रीधराम फुल्लौरी है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय जो है यह किसकी रचना है? तो प्रेमघन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 43 का प्रेमघन। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, तो किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला सवाल है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबिकादास व्यास। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक अंबिकादास व्यास हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव शंभू का चिट्ठा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है शिव शंभू का चिट्ठा। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क और गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? ये जो नवभक्तमाल एक रचना है तो इनके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिलीशरण गुप्त। फ्रेंड्स जो ये जो है सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो 48 का जो ऑप्शन नंबर डी राधाचरण गोस्वामी। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी है। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसकी युक्ति है? तो ये जो युक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र की है। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, तो ये जो कथन है देश पे दिया हुआ है कि धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, यह जो युक्ति है, यह जो कथन है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का यह कथन है कि धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का कथन है। इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधाचरण गोस्वामी का है। प्रेम संपत्ति लतास किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति तलाश होता है यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कि प्रेम संपत्ति तलाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जामोहन सिंह का। जामोहन सिंह का है प्रेम संपत्ति तलाश, ये जो रचना है किसका है? तो जामोहन सिंह का है। तो फ्रेंड्स हमारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित निर्धारित कवि इतना ही, मतलब 52 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारे क्लास जो है अच्छी तरह से याद